अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद बलोच। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर केस की समाअत होगी। इसी हवाले से आज वफाकी हुकूमत की जानिब से 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ जो है वो हमारे सामने आई है। और इसी हवाले से आज उस जवाब में क्या था उसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से अटारनी जनरल की जानिब से ये 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है, जिसमें एक तो जो मुल्ज़मान हैं जो इस वक्त फौज की तहवील में है, उनके खिलाफ फौजी अदालतों में केस कैसे चलाया जाएगा, एक तो उसकी तफसीलात शामिल हैं। मुकम्मल तरीक़ाकार वफाकी हुकूमत की जानिब से आज अपने तहरीरी जवाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की गई है कि इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बुनियादी नुक्ता आज के इस तफसीली जवाब में उठाया गया है, वो बेंच में शामिल एक जज जस्टिस याहिया खान अफरीदी से मुताल्लिक है। जस्टिस याहिया अफरीदी इससे पहले 22 जून को उनका एक नोट सामने आया था और उस नोट में उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया था कि चीफ जस्टिस इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी किसी ऐसे जज का नोट जो है उसको अपने जवाब का हिस्सा नहीं बनाया गया जो बेंच से अलग हो चुके हों, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी इसी तरह का जो नुक्ता था वो उठाया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से इसी बेंच के जो जज जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उनका जो नोट था उसको बुनियाद बनाकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे। कल इस केस की दोबारा समाअत होगी और 3 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इस केस में जितने भी दरखास्त गुजार हैं, बुनियादी तौर पर 6 दरखास्त गुजार थे जिनकी जानिब से जिनके वकला इस केस में अपने दलाइल दे चुके हैं, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी की दरखास्त को भी नंबर लगा दिया गया है और अब वो भी इस केस में बाकायदा फरीक बन चुके हैं। उनकी जानिब से भी इस केस में दलाइल दिए जाएंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के वकील अटारनी जनरल की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर अपने दलाइल का आगाज़ किया गया था, जबकि जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा के वकला भी अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। 3 दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास और इम्कान यही है कि इन 3 दिनों में इस केस की समाअत मुकम्मल की जाएगी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला महफूज भी कर सकती है। एक शॉर्ट ऑर्डर, ये मुख्तसर हुक्मनामा इस हवाले से उसी रोज जारी भी किया जा सकता है। 6 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और कल इस केस की जो भी पेशरफ्त होगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो जवाब जमा कराया गया है, उस जवाब में खास चीजें क्या सामने आई है? देखें, और वो चीजें भी बताएं जो मेन मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई। देखें, 2 से 3 बुनियादी चीजें हैं जो आज इस तहरीरी जवाब में जो है वो सामने लाई गई हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से। पहली बात तो ये है कि पहली बार तमाम जो तरीक़ाकार है फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल कैसे चलेंगे, फौजी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, उस फौजी अदालत की ट्रायल के दौरान कौन कौन से जो पेशरफ्त है वो सामने आएगी, मुल्ज़मान के साथ क्या सलूक किया जाएगा, कुछ ऐसे सवालात थे, कुछ खदशात थे जिसका इजहार तमाम दरखास्त गुजारान की जानिब से अपनी दरखास्तों में किया गया था। आज का जो जवाब जमा कराया गया है उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से उन तमाम सवालात के जवाब भी दिए गए हैं। अगर हम दरखास्त गुजारान की बात करें तो उनकी जानिब से बुनियादी मौक़िफ़ तो ये सामने आया था कि जो मिलिट्री कोर्ट में जब ये केस चलेगा तो वो शफाफ उसका ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि फौजी अदालतों की समाअत बंद कमरों में होगी और किसी को वहां तक रसाई नहीं होती, जिसकी वजह से जो इंसाफ का जो तरीक़ाकार है वो उसके ऊपर प्रॉपर अमल नहीं किया जाता और मुल्ज़मान जो जिनके खिलाफ ये मुकदमात चलाए जा रहे होते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। इसके अलावा दूसरा एतराज़ ये उठाया गया था कि मुल्ज़मान को हक़ दिफा नहीं होता और जो फौज के अफसरान हैं वो उसके ऊपर पहले से तयशुदा एक तरीक़ाकार होता है और उसी के मुताबिक वो समरी ट्रायल करते हैं और समरी ट्रायल के फौरी बाद मुल्ज़मान को सज़ा सुना दी जाती है। तीसरा एतराज़ ये था कि वकील करने का हक नहीं होता मुल्ज़मान को।
चौथा इतराज़ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया था वो ये था कि फौजी अदालतों से किसी मुल्ज़िम को सज़ा होती है तो उनके खिलाफ अपील का हक नहीं होता। बुनियादी तौर पर ये चार कानूनी नुकात कह लें या इनको एतराज़ात कह लें जो फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ बार बार उठाए जाते रहे हैं। जो साबिक चेयरमैन है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, उनके वकील की जानिब से, एतजाज़ अहसन के वकील की जानिब से, इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा के वकील की जानिब से भी इसी तरह के जो नुकात हैं वो अपने दलाइल में उन्होंने उठाए। और अब आज जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा कराया गया है उसमें हमने देखा है कि वफाकी हुकूमत ने उन्हीं जो नुकात हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। जो दरख्वास्त गुजारों के जो एतराज़ात थे या उनके जो बुनियादी उनका मौक़िफ़ था फौजी अदालतों के खिलाफ, उसी को टैकल करने की कोशिश की है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो ट्रायल जिन मुल्ज़मान के फौजी अदालतों में होंगे वो मुकम्मल तौर पे शफाफ होंगे। शफाफ ऐसे होंगे कि उन मुल्ज़मान को एक तो वकील करने का हक होगा। हर मुल्ज़िम को ये हक दिया जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी का वकील कर सकता है। इसके अलावा जो हक़ दिफा का एक बुनियादी एतराज़ उठाया जाता है कि फौजी अदालतों में हक़ दिफा नहीं होता, लेकिन आज जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा कराया गया है उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत उज़्मा को ये बताया गया है कि मुल्ज़मान को हक़ दिफा दिया जाएगा। यानी मुल्ज़मान के खिलाफ जितने भी शवाहिद जमा होंगे उस शवाहिद की एक तो फहरिस्त या कापी भी उनको फराहम की जाएगी कि आपके खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा कम अज़ कम 24 घंटे का वक्त दिया जाएगा मुल्ज़मान को कि वो केस की समाअत से पहले उन तमाम इल्ज़ामात को पढ़ लें। उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनकी फहरिस्त भी फराहम की जाएगी। फिर उनको एक आज़ादाना तौर पर वकील करने का हक भी आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो जवाब जमा उसमें ये कहा गया कि वो वकील भी अपनी मर्जी का कर सकेंगे। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ या कोई और उनका लीगल एडवाइज़र है तो वो उससे मुशावरत भी कर सकेंगे। इसके अलावा जो तीसरा ये जो चौथा इस पे एतराज़ आता है वो ये है कि इन मुल्ज़मान को अपील का हक होगा या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि मुल्ज़मान जिनको सज़ाएं सुना दी जाएंगी कि क्या फौजी अदालतों से सज़ा के बाद उनकी सज़ाओं पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा या नहीं। के लिए आज की जो पेशरफ्त है कितना बड़ा रिलीफ है कि इमरान खान का तो केस जो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा या नहीं। देखें, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो आज जवाब जमा करवाया गया उसमें बड़ा वाज़े तौर पे जो है ना वो एक अहम पेशरफ्त उसको कह लें कि वो एक पेशरफ्त सामने आई है। हुकूमत की जानिब से जो तहरीरी जवाब जमा करवाया गया उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फौजी अदालतों में सिर्फ उन लोगों के खिलाफ मुकदमात चलेंगे जो उन ममनुआ इलाके जहाँ जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो फौजी तनसीबात थी या कोर कमांडर हाउस था या मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक मकामात थे जहाँ पर 9 मई के रोज़ पीटीआई के जो वर्कर्स थे या जो शरपसंद अनासर थे वो उनमें दाखिल हुए और वहाँ पर उन्होंने तोड़ फोड़ की। तो पहले तो एक जो मौक़िफ़ था वफाकी हुकूमत का वो ये सामने आता था या जो पाक फौज के तर्जमान हैं DGISPR उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आता था कि जो मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं या मजिस्ट्रेट से या जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से जो मुल्ज़मान की हवालगी फौज को दी गई है उन तमाम के खिलाफ ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। लेकिन अब जो आज ये जवाब जमा हुआ है उसमें एक और पेशरफ्त ये आई है कि तमाम अफराद के बारे में ये जो गिरफ्तार हैं उन तमाम अफराद के केसेस फौजी अदालत में नहीं चलेंगे बल्कि फ़ौज अपने तौर पर इनकी तहकीकात कर रही है और तहकीकात होने के बाद सिर्फ उन लोगों को फौजी अदालत में उनके मुकदमात जो हैं वो चलाए जाएंगे जो 9 मई के रोज़ फौजी तनसीबात या कोर कमांडर हाउस में या वो तमाम ममनुआ मकामात जहाँ पर एक आम शहरी की रसाई नहीं होती उन मकामात में वो दाखिल हुए या उनमें तोड़ फोड़ की, उन अफराद के मुकदमात जो हैं वो अब मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाए जाएंगे। अब इसी हवाले से जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल थे साबिक असद उमर या खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं असद कैसर, इनकी जमानतें इसी बुनियाद पर पहले ही हो चुकी हैं कि ये 9 मई के रोज़ उन मकामात पर मौजूद नहीं थे जहाँ पर पीटीआई के कारकुनों की जानिब से या मुस्तैल अवाम की जानिब से कुछ तोड़ फोड़ की गई थी या वो ऐसे ममनुआ मकामात के अंदर वो दाखिल हुए थे जहाँ पर आम हालात में एक आम शहरी को जाने की इजाज़त नहीं होती। अब इन ममनुआ मकामात का तयन कैसे होगा, इसी हवाले से एक दरख्वास्त गुजार हैं जमान वर्दक, उनकी जानिब से
یہ موقف اختیار کیا گیا تھا جب درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہو یا یہ دیگر مقامات ہیں، وہاں پر ممنوع مقامات کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے کہ یہ عمارت ممنوع عمارت ہے، اس کے اندر کسی عام شہری کا بغیر اجازت داخل ہونا ممنوع ہے۔ جبکہ کور کمانڈر لاہور کے بارے میں انہوں نے اپنی درخواست یہ موقف اختیار کیا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اس بات کی کوئی ایسا پیغام یا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن آویزاں نہیں تھا جس سے عام شہریوں کو یہ اس حوالے سے باخبر کیا جاتا کہ یہ مقام جو ہے یہ ممنوع علاقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کسی عام شہری کو بغیر اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اب جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کے جو وکیل ہیں ثقافت جو اس میں ہوں گے، وہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ کیا یہ تمام وہ مقامات ممنوع مقامات میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ممنوع مقامات کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ پراپر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت کسی مقام کو ممنوع مقامات کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اب جب کیس کی سماعت ہوگی تو پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ یہ ممنوع مقامات کے اندر یہ لوگ کون کون تھے، پھر ان تمام ویڈیوز کا جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہیں ابھی ان کا فرانزک ہونا بھی باقی ہے۔ صرف کسی شخص کی ویڈیو یا تصویر آ جانا اس کے ملزم ہونے کی نشانی نہیں ہے، باقاعدہ فورینسک ہوگا، فورینسک ہونے کے بعد چہروں کی شناخت ہوگی اور اس کے بعد یہ تمام ٹرائل جو ہے اس کو آپ فیئر ٹرائل کا نام دے سکیں گے۔ تو جیسے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسد کیسر کو ضمانت ملی کہ وہ اس مقام پر نہیں تھے، اسی طریقے سے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی کور کمانڈر ہاؤس میں یا کسی ایسے مقام پر موجود نہیں تھے جہاں وہ اپنے کارکنوں کو مشتعل کر کے ان مقامات کے اندر بھیجنے کی کوشش کرتے۔ وہ نیب کی تحویل میں تھے، اسلام آباد میں تھے، پولیس لائن کے اندر ان کو رکھا گیا تھا اور وہاں ہونے کے بعد جو ہے ان کا بیرونی دنیا سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اسی حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی یہ بتایا تھا کہ مجھے اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں چلایا جائے گا، لیکن آج جو جواب جمع کرایا گیا ہے اس سے بڑا واضح یہ تاثر ملتا ہے کہ اب عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی مقدمہ چلائے جانے کے جو امکانات تھے یا جو خواہشات کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔